हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट्स अड्डा। जहां आपको मिलती है वो सारी अपडेट्स जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल कैरियर में आपके लिए बहुत मदद करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी अपडेट्स रेगुलर मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है मेरी, वो वीडियो मेजॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए है। मेजॉरिटी ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए कैसे है? इंडिया में जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जाती है उसमें से मेजॉरिटी रिटर्न सैलरीड इंडिविजुअल के द्वारा भरी जाती है। एक इंडिविजुअल पर्सन जो सैलरीड से अपनी इनकम कमाता है, सैलरी से, तो जब भी उन्हें अपनी रिटर्न किसी से भरवानी है या खुद भरनी है, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो उन्हें रेडी रखने होते हैं रिटर्न भरने से पहले। रिटर्न को टाइमली भरना चाहिए। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को टाइमली नहीं भरते हैं ड्यू डेट से पहले, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर 10,000 की लग सकती है, लेट फीस, कि आपने लेट रिटर्न भरी है। अभी इस साल की रिटर्न, इस साल की मतलब अप्रैल 19 से मार्च 2020 की इनकम की रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक भरनी है, जो कि ये डेट एक्सटेंड हो गई है 31 दिसंबर 2020 तक। वैसे वो 31 जुलाई तक भरनी होती है, बट अब लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020। तो एक आईटीआर की रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होती है, तभी आसान होती है, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो चलो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो एक सैलरीड इंडिविजुअल को चाहिए होते हैं अपनी आईटीआर रिटर्न भरने से पहले। पहला डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16। अब क्या है फॉर्म 16? Form 16 is a TDS certificate issued to you by your employee to provide detail of the salary paid to you and TDS deducted on it, if any. Form 16 एक TDS सर्टिफिकेट है। जब भी आपका एम्प्लॉयर, हम सैलरी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई यूज़ होगा, तो जब भी आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर आपका TDS काटती है तो आपको एक फॉर्म 16 इशू करती है, क्वार्टरली इशू करती है। It is mandatory for the employer to issue Form 16 if your employer has deducted TDS from your salary. अगर एम्प्लॉयर ने TDS काटा है तो उसके लिए मैंडेटरी है इशू करना। If no TDS is deducted from your salary, then you can request your employer to provide the same. अगर आपकी सैलरी से TDS नहीं भी कटा है, तब भी आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि वो आपको फॉर्म 16 इशू कर दें। सेकेंड पैराग्राफ, फॉर्म 16 कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है? पार्ट ए में उन्होंने बताया, उसमें होता है कि आपने कितनी इनकम अर्न करी और हमने आपका कितना टीडीएस काटा। उसमें आपका पैन नंबर होता है, कंपनी का टैन नंबर होता है। पार्ट बी में क्या होता है? पार्ट बी में आपकी सैलरी का ब्रेकअप होता है कि आपने बेसिक सैलरी इतनी है, एचआरए इतना था। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आते हैं, सैलरी स्लिप्स। सैलरी स्लिप बहुत ज़रूरी होती है। Salaried taxpayer are also required to provide information of allowances such as house rent allowance, transport allowance, etc. that are taxable. You can find these detail in your salary slips. किसी भी पर्सन को अगर सैलरी मिलती है तो उसमें सिर्फ सैलरी नहीं होती, उसमें कई तरह के अलाउंसेस भी होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, फूड अलाउंस, बेसिक सैलरी, और बहुत तरह के अलग अलग डियरनेंस अलाउंस, बहुत तरह के अलग अलग डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपकी सैलरी स्लिप से ही आपको पता चल सकती है कि आपकी जो सैलरी आपको मिल रही है उसमें क्या क्या, कितना कितना मिल रहा है। क्योंकि उसका कारण जानना क्यों ज़रूरी है? उसका जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि काफ़ी ऐसी आपको डिडक्शन है जो आपके अलाउंसेस के अकॉर्डिंग मिलती है। ये भी हम देख लेते हैं आगे। फ्रॉम दी सैलरी स्लिप यू कैन ऐड ईच अलाउंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंड देन कैलकुलेट द टैक्सेबिलिटी। सैलरी स्लिप से आप सारे अलाउंसेज ऐड करके टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव रिसीव्ड एचआरए इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड पेड रेंट, अगर आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिला है और आपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे रेंट भी पे किया है, देन द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ दैट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, एचआरए, कुछ पोर्शन ऑफ एचआरए हमारा एग्जम्प्ट हो जाता है, आपको डिडक्शन मिल जाती है उसकी। तो इसलिए आपको अलाउंसेस का जानना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एचआरए कितना मिला है ड्यूरिंग द ईयर। आपको जो पूरे साल में सैलरी अर्न हुई है उसमें से एचआरए कितना मिला है, ताकि आप उसकी डिडक्शन ले सकें। नेक्स्ट,
फर्दर द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ईच अलाउंस रिसीव बाय यू हैज़ अ डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट, और जो जिस तरह के भी आपको अलाउंस मिलते हैं ना उसकी डिफरेंट डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट होती है। कुछ फुल्ली टैक्सेबल होते हैं कि पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया, कुछ कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है, कुछ एग्जम्प्ट होते हैं। तो इसलिए सैलरी स्लिप का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको कौन सा अलाउंस मिल रहा है और कौन सा नहीं, उसमें से कौन सा टैक्सेबल होगा, कितनी डिडक्शन मिलेगी, ये आपको तभी पता चल सकता है जब आपको सैलरी स्लिप मिल रही है और उसमें सारी डिटेल है। नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। अगर आपने कहीं एफडी की हुई है किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो आपको उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी जरूर लेना चाहिए ताकि आपको पता चलता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने इनकम कितनी अर्न करी है। ठीक है ना, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट आर टैक्सेबल। Therefore, one must either get the interest certificate from the bank or post office branch to know the total interest earned in case no TDS has been deducted. TDS सर्टिफिकेट हमें कब चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है? क्योंकि ये टैक्सेबल होता है, एक तो इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया है। ठीक है, अगर आपका TDS नहीं कटा तो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर आपका TDS कट गया है तो या तो वो आपको फॉर्म 16, वो भी एक इशू करते हैं फॉर्म 16, वो मिल जाता है, या फिर आपको फॉर्म 26 AS जो आपका इनकम टैक्स वेबसाइट से निकल जाता है, उसमें वो दिख जाता है कि आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, लेकिन वो तभी दिखता है जब TDS उस पर कटा है। और TDS की एक लिमिट होती है कि 10,000 तक अगर कट या 20,000 वट एवर द लिमिट, अगर उस लिमिट से आपने इंटरेस्ट ज़्यादा अर्न किया है तभी आपका TDS कटता है। अगर नहीं कटा है तो आपको पता नहीं चलेगा ऐसे कि आपने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, उसके लिए आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। If you do not get interest certificate, make sure your account passbook is updated and show detail regarding the interest credited to your account. अगर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आपकी पासबुक जो जिसके पास सेविंग, जो हमारा सेविंग अकाउंट है उसमें भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट की एंट्री हम पासबुक में भी देख सकते हैं। इंडिविजुअल कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA ऑन द इंटरेस्ट रिसीव अप टू 10,000 फ्रॉम द सेविंग अकाउंट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। एनी इंटरेस्ट रिसीव अबव ₹10,000 विल बी चार्जेबल टू टैक्स। जो सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, वो अप टू 10,000 एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 80 TTA में। एग्जम्प्ट कह लो या वो लो कि 80 TTA में उसकी डिडक्शन मिल जाती है 10,000 तक की। उस 10,000 के ऊपर जितना भी अर्न किया होगा 10,000 के बाद, अगर 11,000 अर्न किया तो 1,000 आपका टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है फॉर्म 26 AS। अब ये फॉर्म 26 AS आप खुद निकाल सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके, बट उसके लिए आपके पास अपना आईडी और यूज़र पासवर्ड होना चाहिए। फॉर्म 26 AS इज योर कंसोलिडेट एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। और फॉर्म 26 में क्या आता है? फॉर्म 26 में आता है जिस पर्सन ने आपका TDS काटा है उसकी पूरी वहाँ पे डिटेल आती है, या आपने कोई टैक्स जमा कराया है। देख लेते हैं क्या क्या आता है। इसमें नीचे लिखा हुआ है हमने, दिस इज लाइक योर टैक्स पासबुक विच हैज़ इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल टैक्सेस दैट हैज़ बिन डिपॉजिटेड अगेंस्ट योर पैन। इसमें क्या क्या होता है? TDS डिडक्टेड बाय योर एम्प्लॉयर। अगर आपके किसी एम्प्लॉयर ने आपका TDS काटा है तो वो वहाँ दिखेगा। TDS डिडक्टेड बाय बैंक इफ द इंटरेस्ट इनकम, अगर इंटरेस्ट इनकम पे TDS कटा है तो वो वहाँ दिखेगा। TDS डिडक्टेड बाय एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेमेंट मेड टू यू। किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी तरह की पेमेंट करी है आपको जिस पे आपका TDS बनता था, तो उन्होंने काट कर जमा कराया होगा तो वो वहाँ दिखेगा। एडवांस टैक्स डिपॉजिट बाय योर सेल्फ, जिन जिन पर्सनस पर एडवांस टैक्स के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, एडवांस टैक्स के प्रोविजन जिन्होंने भी अप्लाई होते हैं और उन्होंने अगर वो एडवांस टैक्स जमा कराया तो वो वहाँ दिखेगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, आपने असेस किया कि आपकी इतनी इनकम बनती है और आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवा दिया तो वो वहाँ दिखेगा। ठीक है ना, तो वो सारा टैक्स वहाँ पे पूरी एक टैक्स स्टेटमेंट बन जाती है वहाँ पे कि आपने इतना इतना टैक्स वहाँ जमा कराया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रूफ। ऑल द टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय यू अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CC D1 कैन हेल्प यू लोअर योर टैक्स लायबिलिटी। The maximum tax break you can claim under these three sections cannot exceed 1.5 lakh in a financial year। अब आता है कि आपने कोई टैक्स सेविंग प्लान खरीदे हुए हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है, कोई ऐसा एक्सपेंस कर दिया जिसकी आपको डिडक्शन मिलती है, तो वो सारे प्रूफ भी आपके पास होने चाहिए। ऐसे नहीं है आप बोल दो कि नहीं मैंने इतना करा है बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है उसका, तो बाद में आपको वो परेशानी हो सकती है। जब टैक्स ऑफिसर आपसे डॉक्यूमेंट अगर मांग लेते हैं तो आपको वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो आपके पास वो सारे प्रूफ होने चाहिए जिससे आप अमाउंट भी वेरीफाई कर सको, टोटल उनको डिडक्शन ले सको। मैक्सिमम जो 80C, 80CCC और 80CCD की डिडक्शन मिलती है वो 1.5 लाख की मिलती है मैक्सिमम। तो इसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मतलब मैक्सिमम लोगों के पास होते हैं, मतलब वो सारी इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या क्या है? ऐसे तो बहुत सारी हैं लेकिन उसमें से कुछ जो मोस्ट कॉमनली है
मोस्ट मतलब कॉमन बहुत है, मतलब हर पर्सन के बाद मैक्सिमम मिल ही जाते हैं इनमें से कुछ ना कुछ। तो सबसे पहला होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से डिडक्ट करता है, और ये और कुछ पोर्शन वो जमा कराता है। तो जितना आपकी सैलरी में से आपका पोर्शन डिडक्ट हुआ है तो वो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है आप अपनी मर्जी से एक पीपीएफ अकाउंट आपने खोला और उसमें आप कुछ अमाउंट जमा कराते जा रहे हैं। सेविंग ही है, इस पर इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग है। इन्वेस्टमेंट इन ईएलएसएस स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर आपने कोई टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड परचेज किए ड्यूरिंग द पीरियड, जितनी भी आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करी उसकी डिडक्शन मिल जाती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, या एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में कुछ इन्वेस्ट किया है, तो इन सब की आपको डिडक्शन मिल जाती है। और भी बहुत हैं बट ये कॉमन है। अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर दैट आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। ये सारी इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट के अलावा अब ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर है कि आपने कोई एक्सपेंस किया और उसकी आपको डिडक्शन मिल जाए इनकम टैक्स में भी। तो एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इंक्लूड होम लोन प्रिंसिपल पेमेंट, होम लोन की प्रिंसिपल की पेमेंट। जब होम लोन जब भी हम पे करते हैं तो दो पोर्शन जाता है, एक इंटरेस्ट पेमेंट जाता है और उसको कुछ प्रिंसिपल पेमेंट जाती है। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो किसी और सेक्शन में डिडक्शन मिलती है, जो 80C में डिडक्शन मिलती है वो प्रिंसिपल पेमेंट की डिडक्शन मिलती है। आपने अपने बच्चों की ट्यूशन फी की पेमेंट करी है, तो ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर भी हैं जिनकी आपको 80C में डिडक्शन मिलती है। और टोटल डिडक्शन कितनी होती है 1.5 लाख। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे देखते हैं कौन सा चाहिए होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D टू 80U। 80D 80C हमने देख लिया। अब उसके बाद 80D से 80U में जो जो डिडक्शन है उनके डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। 80D मोस्ट कॉमन है आपके हेल्थ क्लेम से, मेडिक्लेम से रिलेटेड। अगर आपने कोई मेडिक्लेम अपने लिए परचेज किया हुआ है या अपने पेरेंट्स के लिए परचेज किया हुआ है तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो इसको देख लेते हैं। यू एज एन इंडिविजुअल और एचयूएफ कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ ₹25,000 अंडर सेक्शन 80D ऑन इंश्योरेंस फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। आपको अपनी स्पाउस की और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का अगर आपने मेडिक्लेम लिया है तो अप टू 25,000 की आपको डिडक्शन मिल जाती है। एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस ऑफ पेरेंट अवेलेबल इज अप टू 25,000 इफ दे आर लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज। और आपके पेरेंट्स की एज 60 ईयर्स से कम है तो आपको 25,000 की उनके इंश्योरेंस की डिडक्शन भी मिल जाती है मेडिक्लेम की। इफ द पेरेंट्स आर एज अबव 60 द डिडक्शन अमाउंट इज 50,000। अगर आपके पेरेंट्स की 60 ईयर्स से ज़्यादा की एज है तो आपको जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया होगा उनके लिए उसकी अप टू 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाती है। सिमिलरली इफ यू हैव पेड एनी इंटरेस्ट ऑन द एजुकेशन लोन यू कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। आपको 80E में भी डिडक्शन मिल सकती है। और किस चीज़ की मिल सकती है, एजुकेशन लोन अगर आपने लिया हुआ है तो उस पर जितना भी आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिलती है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया होगा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। होम लोन स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक और एनबीएफसी। अगर आपने बैंक या एनबीएफसी से किसी से भी होम लोन लिया हुआ है तो आपके पास उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, या फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी होता है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि उसमें लिखा होता है कि आपने ड्यूरिंग द पीरियड कितना इंटरेस्ट पे किया है और कितना प्रिंसिपल पे किया है। प्रिंसिपल की आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगी जो हमने अभी पीछे पढ़ा है, और इंटरेस्ट जो आपने पे किया उसकी आपको सेक्शन 24 में डिडक्शन मिल जाती है। पढ़ लेते हैं इसको। इफ़ यू हैव टेकन अ होम लोन फ्रॉम अ बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डोंट फॉरगेट टू collect the loan statement. It will provide you the breakup of detail of how much principal and interest have been repaid by you. ठीक है, कितना आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिपे किया है वो डिडक्शन की ब्रेकअप आपको पूरा मिल जाएगा। इंटरेस्ट रिपेड ऑन द होम लोन कैन लोअर योर टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 24। जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होती है अंडर सेक्शन 24 में। द मैक्सिमम अमाउंट वन कैन क्लेम अंडर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इज 2 लाख। आपको 2 लाख तक की डिडक्शन मिलती है होम लोन के अंदर। अगर आपने जितना भी इंटरेस्ट पे किया उसके 2 लाख अप टू 2 लाख तक की आपको डिडक्शन मिलती है। You will be required to provide the amount of interest repaid in the ITR form along with the rental income earned from that house property if any. अगर आपने उससे कुछ इनकम रेंट में अर्न करी है तो आप रेंट दिखा के आप 2 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर रेंट नहीं भी अर्न करा है तब भी आप 2 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब अपने खुद के रहने के लिए लिया है या फिर लिया हुआ है अभी वो यूज़ में नहीं है, वट If the said house property is used for self-occupation purpose, then you can claim deduction. ठीक है ना, अगर आप अपने पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को तब भी आपको उसकी डिडक्शन मिल जाती है। तो अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम देख लेते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा है जिससे आपको प्रॉफिट हुआ है। कैपिटल एसेट आपका प्रॉपर्टी हो सकती है, आपकी ज्वेलरी हो सकती है, आपके शेयर्स हो सकते हैं,
जो भी आपने बेचा है और उसमें आपको अगर आपको प्रॉफिट अर्न किया है कुछ, तो उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए कि अगर आपने प्रॉपर्टी बेची तो कितने की परचेज़ करी थी, कब परचेज़ करी थी, क्या क्या उस पर आपने इम्प्रूवमेंट लगा दी है, कितने की अब बेची है, आगे अगर आपने कुछ परचेज़ किया तो वो सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। इफ़ यू हैव अर्न सम कैपिटल गेन फ्रॉम द सेल ऑफ प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, शेयर, ज्वेलरी, देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दिस गेन इन योर ITR टू कंप्यूट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैसा हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, वन वुड रिक्वायर द परचेज डीड एंड सेल डीड ऑफ द सेड प्रॉपर्टी। परचेज और सेल डीड चाहिए होती है। इन केस ऑफ कैपिटल गेन अक्रूड ऑन द सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, वन शुड रिक्वायर स्टेटमेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड हाउस और ब्रोकर। ठीक है ना, अगर आपने शेयर से म्यूचुअल फंड सेल परचेज किया तो आपके पास उनकी स्टेटमेंट हो, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी करी है तो आपकी परचेज डीड जब आपने परचेज करी थी और सेल डीड जब आप सेल कर रहे हो तो वो सब हो आपके पास, ताकि आप अपनी टैक्स कैलकुलेट कर सकें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, आधार कार्ड। अब क्या है, आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है कोई भी रिटर्न भरने के लिए। जब तक आप अपनी रिटर्न में आधार कार्ड अपना आधार नंबर काउंट नहीं करते हो तब तक आपकी रिटर्न फाइल नहीं हो गई है होती है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है बट आपने अप्लाई किया हुआ है तो उस जो अप्लाई किया होगा उसकी एक एनरोलमेंट ID मिलती है, वो आपको मेंशन करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको ये भी चाहिए होता है। तो बस इतना ही डॉक्यूमेंट है, जो एक इतने ही मिनिमम डॉक्यूमेंट है जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के पास होने ही चाहिए। और बहुत डॉक्यूमेंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करे, जितनी डिडक्शंस के काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हमने डिडक्शन नहीं करते, बट ये मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट है जो मतलब इन चीज़ों में हर पर्सन का कुछ ना कुछ होता ही है, और उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिससे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बहुत ही ईजिली भर सकते हैं और सही भर सकते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर सच अपडेट्स। टिल देन, गुड बाय।